दोस्तों, अंग्रेजों के बारे में तो सब जानते हैं और अंग्रेजों के साथ आज़ादी की लड़ाई के बारे में भी सब जानते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जिससे अंग्रेज भारत आए और भारत में इतनी गहरी जड़ जमा बैठे देखते देखते, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान और बहुत रोचक तरीके से आप लोग को इस चीज़ को समझाऊंगा। दोस्तों, अंग्रेजों का भारत आने की कहानी 1599 से शुरू होती है। 1599 में इंग्लैंड के मर्चेंट एडवेंचर नाम के व्यापारियों के संघ ने ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का काम था भारत आना और उसके अगल बगल के क्षेत्र के व्यापार धंधों को देखना और उसके बारे में अच्छे से स्टडी करना और इसकी जानकारी समय समय पर इंग्लैंड सरकार को देना। इनकी ये जानकारी इतनी अच्छी थी और इतने लाभप्रद थी इंग्लैंड सरकार के लिए कि इससे खुश होकर वहां की महारानी एलिजाबेथ ने लगभग 1 साल के अंदर ही 1600 ईस्वी में इन लोग को भारत से और उसके अगल बगल के क्षेत्र से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। मतलब कोई भी व्यापार अब यही कर सकते, इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता, और कोई करेगा भी तो इसके अंडर में ही व्यापार करेगा। तो इस तरीके से इस कंपनी का भारत में हस्तक्षेप अच्छा खासा बढ़ गया और जब व्यापार अच्छे चलने लग गया तब अंग्रेज ने अपने एक दूत को भेजा। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जहांगीर के दरबार में आगरा में पहली बार उपस्थित हुआ और वो वहां आकर फारसी में बात किया। इससे मुगल बादशाह जहांगीर एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए और उन्होंने उन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दे दी और उसके बाद से उनके व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा खासा छूट दे दिया। लेकिन ये सब व्यापारी के रूप में ही थे, खुल के व्यापार करते थे, लेकिन पूरे नियम कायदे यहाँ के मानते थे। अब इसके बाद 1498 में पुर्तगाली भी भारत में पहले से आ चुके थे और वो भी व्यापार धंधे जुटा रहे थे, अपने पैर को अच्छा खासा खड़ा कर चुके थे। लेकिन इनके ऊपर मुगल बादशाह का हाथ था, तो इन्होंने सबसे पहली कोठी 1611 में मछलीपट्टनम में खोली अंग्रेजों ने, मुगल बादशाह से अनुमति लेकर। अब इसके बाद से इन लोग अपने व्यापार को बढ़ाने लग गए और पुर्तगाली जब भारत आए थे तो पुर्तगाल का क्षेत्र मुख्य रूप से भारत का पश्चिमी क्षेत्र था। जैसे कालीकट, केरला में पहली बार पुर्तगाली आए और कालीकट में अपना व्यापार जमाए, फिर बंबई में जमाए, फिर उसके बाद सूरत में जमाए। मतलब उनका क्षेत्र पूरा पश्चिमी क्षेत्र था भारत का। अब इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने लग गया और पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ा। पश्चिमी क्षेत्र में सूरत में पुर्तगालियों से इन्होंने लड़ाई की और सूरत का व्यापारिक क्षेत्र को छीन लिया। लेकिन लड़ाई भी करते थे तो मुगल बादशाह को जानकारी देकर, मुगलों को जानकारी देकर, और ये बोलते थे कि हम आपके तरफ से लड़ रहे हैं, और उनकी अनुमति लेकर सूरत में दूसरी अपने व्यापारिक कोठी खोली और पश्चिमी भारत में पहली व्यापारिक कोठी खोली। इस तरीके से सूरत में हो गया इनका व्यापारिक कोठी पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र मछलीपट्टनम में। अब इसके बाद बंबई पुर्तगालियों का था। अब क्या इन्होंने पुर्तगालियों से भी छीना बंबई को? नहीं। हुआ क्या, कुछ साल बाद पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनकी शादी ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हो गया, तो पुर्तगाल ने खुशी से दहेज में बंबई को दे दिया ब्रिटेन वाले को। तो इस तरीके से बंबई भी हो गया अंग्रेजों का। अब धीरे धीरे समय बीतने लग गया। समय बीतते गया, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, साधारण चलते रहा व्यापार था अंग्रेजों का। अंग्रेज केवल एक व्यापारी थे और आज्ञा पालक की भूमिका निभाते थे, जी हजूरी करके काम करते थे और कुछ भी राज करने की इच्छा नहीं थी। शाहजहां के बाद औरंगजेब आए, औरंगजेब के डर के मारे भी अंग्रेज कुछ भी ना कर पाए। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और प्रमुख जो मुगल बादशाह, जिन्हें सिल्ड मुगल बादशाह कहते हैं, प्रमुख 6, उसमें आखिरी औरंगजेब थे। उसके बाद ये मुगल जो शासन था, साम्राज्य कमजोर पड़ने लग गया, जगह जगह विद्रोह होने लग गया और अंग्रेज इस विद्रोह को भांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की कभी बगावत की। मुगल साम्राज्य बहुत हद तक कमजोर हो गया था और धीरे धीरे विद्रोह की भावना जगती जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि अंदर से कितने भी कमजोर हो, अगर बाहर से आपका अगर बॉर्डर सुरक्षित है तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुगलों का बॉर्डर दक्षिण में निजामों के द्वारा सुरक्षित थी,
पश्चिम में मराठों के द्वारा सुरक्षित थी। हालांकि वो मुगल शासन के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन भारत में बाहरी लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त थे। और पूरब में बंगाल के नवाबों द्वारा सुरक्षित थी। ये 3 जगह से मुगल साम्राज्य महफूज था, सुरक्षित था, और अंग्रेज भी कुछ नहीं सोच सकते थे। लेकिन समय के साथ में अंग्रेज जो को ऐसा लगा कि अब यहाँ पर व्यापार के साथ राज भी किया जा सकता है। मराठा निजामों को तो खत्म कर दिए थे, और इसका मतलब ये नहीं था कि दक्षिण का जो निजाम वाला वो एरिया अंग्रेजों के लिए सेफ हो गया। उस पर मराठा अपने घनघोर कब्जा बना के बैठे थे। अंग्रेजों की फिर भी हिम्मत नहीं थी। मराठा शासन चलते रहा और अंग्रेज उधर जाने की हिम्मत भी नहीं किए। लेकिन 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे बहुत बुरी तरह से टूट गए। इसके जस्ट पिछले वीडियो मैंने बताया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो आप लोग देखिएगा। उसमें महाराष्ट्र का कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसके घर से एक व्यक्ति मारा न गया हो। मराठा साम्राज्य इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि अपना खुद का सर्वाइवल मुश्किल हो गया। अब अंग्रेजों ने इस चीज को अच्छे से भांपा और अपने शासन को खबर भेजा 1761 में ही, और उनकी शासन दल बल के साथ आदमियों को भेजने लग गए। अब उसके बाद अंग्रेज अपने पूरे के पूरे आदमियों सैनिकों से लैस थे, शासन के मोड में थे, और इस चीज को बंगाल का नवाब भांप चुका था। तो बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां थे, उनका कोई बेटा नहीं था, और इसीलिए उनके बाकी के रिश्तेदार और अन्य लोग उनके बाद उनकी गद्दी पर नजर जमाए बैठे थे। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इससे उनके परिवार में कलह बैठ गई और सब उनसे गद्दारी के आड़ में लगे रहे। अंग्रेज भी उसके आड़ में थे, और अंग्रेज से बहुत सारे इनके लोग मिले हुए थे। और फिर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला में पलासी में, नादिया जिले में भी स्थित है, पलासी के पास अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था वो गद्दारी कर बैठा, और सिराजुद्दौला की बहुत दर्दनाक मौत हो गई, मतलब उसकी हत्या कर दी गई। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को इनाम स्वरूप बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन कहते हैं गद्दार गद्दार ही होता है, गद्दारों के साथ वही होता है। मीर जाफर ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। मीर जाफर अब अलग हो गया। अब मीर कासिम का था, उसके अंदर था खुददारी थी। वो अंग्रेजों जो अलग अलग व्यवस्था बना कर रखे थे, सब व्यवस्था को खत्म करने लग गया। इससे अंग्रेज क्या समझे कि मेरा कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप बहुत कर रहा है, फिर से उसको हटा के मीर जाफर को बंगाल का वापस नवाब बना दिए। लेकिन वो कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं रहा, और मीर कासिम जो खुददारी से बहुत ज्यादा था वो अवध की ओर बढ़ा। और अवध की ओर बढ़ने पर वहां अवध के नवाब सिराजुद्दौला और उसी वक्त मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति तैयार करने लगा। और बक्सर में इसके परिणाम स्वरूप ये तीनों सेना और अंग्रेजों के बीच बहुत भीषण लड़ाई हुआ। बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों का शासन का नींव का पत्थर साबित हुआ है। अब इसमें भीषण लड़ाई हुआ, लेकिन लड़ाई 1 घंटा भी नहीं चला। 1 घंटा में अंग्रेजों ने सबको चित कर दिया, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली। इसके साथ ही उधर का पूरा इलाका अंग्रेजों के अंतर्गत आ। दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो दक्षिण में निजामों का बैरियर खत्म, पश्चिम में मराठों का बैरियर खत्म, और पूरब में नवाबों का भी बैरियर खत्म। इस तरीके से अंग्रेजों के लिए पूरा मैदान साफ था। तब अंग्रेजों ने इंग्लैंड सरकार को खबर दी कि अब आप यहाँ आकर अपना शासन को चालू कर सकते हैं। फिर देखिए उसी के जस्ट बाद देखिए 1764 में बक्सर की लड़ाई एकदम आखिरी निर्णायक लड़ाई थी। उसके 10 साल के आसपास में ही 1774 में अंग्रेजों ने वारेन हेस्टिंग्स नाम के प्रथम गवर्नर को बैठा दिया। इस तरीके से अंग्रेजों का गवर्नर आने लग गया और भारत में अंग्रेजी शासन शुरू हो गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।